मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ माइंड। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप मान करके चलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसके ऊपर में आपको फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर में प्रैक्टिस करना चाहिए। एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने। तो जो भी 15-20 मिनट के करीब का ये वीडियो होगा, इसे ज़रूरत के हिसाब से आप रिपीट करके देखोगे, क्योंकि इतने ही मिनट में आप बोर्ड में मार्क्स स्कोर करने वाले। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। बेसिक स्ट्रेंथ है कि जितनी भी बातें हम बताने वाले हैं वो सब यहाँ पर स्क्रीन पर रिटन फॉर्म में भी दिया हुआ है। आपको अगर नोट करने का ज़रूरत पड़े तो आप इसे रोक करके अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े कि आपको नोट करना है वो आप नोट। देखो, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करोगे और वहाँ पर इसका 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट में यहाँ ये आया है, इसको भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से इसको नोट करो। अब इन्हीं सब बातों को हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इक्विलिब्रियम चैप्टर था क्लास 11th में, और वहाँ पर एसिड और बेस के लिए 3 कंसेप्ट दिया गया था। आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट और लीविस कंसेप्ट। अमोनिया और अमाइन ये तीनों कंसेप्ट के अनुसार से बेस है। हम चूंकि अमाइन और अमोनिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ बेस वाले पार्ट को ही बता रहे हैं। क्योंकि अगर एसिड भी बताएंगे तब वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्लास 11। पहला कंसेप्ट आर्हेनियस कंसेप्ट। यह आर्हेनियस कंसेप्ट क्या बताता है? वैसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। जब अमोनिया या अमाइन को वाटर में डिजोल्व करते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ NH4+ एंड OH-। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कर रहा है वाटर में डिजोल्व करने पर, इसलिए आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार से भी ये बेस हो गया। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट क्या करता है? NH3 का अगर HCl के साथ आप रिएक्शन कराते हो, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ NH4+ और +Cl-। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट बताता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है उन्हें एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उन्हें बेस कहा जाता है। यानी एसिड इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब देखो कौन किस रूप में काम कर रहा है। NH3 कन्वर्ट किया NH4+ में, इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये काम करेगा बेस के रूप में। वहीं HCl प्रोटॉन लूज कर रहा है, Cl- में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए ये वर्क करेगा एसिड के रूप में। तो यहाँ पर ये देखो, ये अमोनिया बेस है क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन किया आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार से। देयरफॉर अमोनिया एंड डिराइवेटिव ऑफ अमोनिया विच इज अमाइन इज आर्हेनियस बेस। अमोनिया एंड डिराइवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया की जगह पर आप अमाइन भी ले सकते हो, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन हो। इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, देयरफॉर इट एक्ट एज अ बेस। तो ये ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को भी फॉलो करता है, इसलिए इसे ब्रोंस्टेड बेस कहा गया। एक और कंसेप्ट पढ़े थे क्लास 11th में जिन्हें लीविस कंसेप्ट कहा जाता है। लीविस कंसेप्ट समझने के लिए इनका लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2,5। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन 1। यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट एटम में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 5। यहाँ देखो तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, यहाँ डुप्लेट पूरा हो गया, यहाँ डुप्लेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ। अब ऑक्टेट पूरा करने के बाद इस नाइट्रोजन एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, and due to the presence of lone pair electron, ammonia and derivative of ammonia act as a Lewis base। तो अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये अमोनिया या डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया या अमाइन बेसिक नेचर का क्यों है, किस किस कंसेप्ट के अनुसार से बेस है। लेकिन हमें क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा,
हमें अमाइन और उसके डिफरेंट टाइप्स यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के कॉम्पेरेटिव बेसिक स्ट्रेंथ से पूछा जाता है। और इसी जगह पर के और पी से भी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले थोड़ा सा के और पी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग उसके बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आए। अगर किसी अमाइन को ले लें जैसे RnH2, इसे अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं अमोनिया के जैसा, ये भी OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा, RnH3 प्लस एंड OH माइनस। अगर ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वुड बी इक्वल टू होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RnH3 प्लस OH माइनस, नीचे में आएगा RnH2 इंटू H2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये वाटर है, इनका कांस्टेंट होता है, ये इनके साथ कंबाइन कर K इंटू H2O RnH3 OH माइनस एंड RnH2, ये मिलकर एक नए कांस्टेंट का फॉर्मेशन करता है जिन्हें Kb कहा जाता है। Kb वुड बी इक्वल टू RnH3 इंटू OH माइनस और नीचे में आएगा ये RnH2। यहाँ अब अगर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है OH माइनस के कंसंट्रेशन पर। अब आप देखो Kb और OH माइनस के बीच में क्या रिलेशन है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो सिंस बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का, जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ ये भी हम बता सकते हैं कि इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। कंक्लूजन ये आया कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb कहा जाए तो सिंस निकलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ और Kb ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और टर्म आता है Pkb। Pkb का फार्मूला देखो, Pkb pH के जैसा है, इट इज निगेटिव लॉगरिदम ऑफ Kb कहा जाता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं log 1/Kb। अब यहाँ देखो ये Pkb और Kb के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये Pkb इज जस्ट इनवर्स या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। Kb का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस और Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एस। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अब तीनों पार्ट को अगर मिला लें हम लोग तो बेसिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया द वैल्यू ऑफ Kb का, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा Pkb का। तो कुछ एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, उसमें Pkb के बारे में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Pkb वैल्यू। तो जैसे ही Pkb आएगा तो उसको आप रिवर्स मान के चलो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pkb का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक। Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेमी वैल्यू आएगा वहां पर। ये इतना बात हो गया जानकारी का बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसके बाद फिर जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर आते हैं हम लोग, यहाँ पॉइंट लिखवाए हैं। अमाइन, अमोनिया, इन सब का बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप के प्रेजेंस में बढ़ता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट अप्लीकेबल होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में घटता है। एसिड और बेस दोनों में उल्टा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप के प्रेजेंस में डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में इंक्रीज करता है, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पंपिंग।
तो वहाँ पर अगर गैसियस स्टेट की बात हम लोग करेंगे तो गैसियस स्टेट में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अभी बताया आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप के प्रेजेंस में इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ये डिक्रीज करता है। बट इन गैसियस फेज, यहाँ पर एक्वस फेज में अलग कंसेप्ट आएगा और गैसियस फेज में अलग कंसेप्ट आएगा। यहाँ जैसे देखते हैं H N H H, एक पार्ट फिर जुड़ गया R N H और H, और दूसरा है बेंजीन रिंग है C6H5NH और ये H। ये सब देख रहे हो तीनों का तीनों जो है वो प्राइमरी अमाइन है। अब यहाँ पर NH2 कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है और यहाँ फिनाइल ग्रुप। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 होता है, अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट +I होता है और फिनाइल ग्रुप का -I इफेक्ट होता है। अभी क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप यानी +I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप के प्रेजेंस में बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और -I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप के केस में बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो देखो तो -I इफेक्ट कौन सा है? C6H5NH2, यानी कि सबसे कम C6H5NH2 का बेसिक स्ट्रेंथ होगा, इससे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा अमोनिया का और सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। R डाले हैं तो R ही लिखिए आप, इस जगह पर RNH2। ये हो गया। लेकिन किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, क्योंकि एक्वस फेज में कुछ और आगे कंसेप्ट आने वाला है। अगर दो अमाइन को ही लेकर के चलें, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा टर्शियरी। अब तुम खुद सोचो, जितना +I इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो कहाँ ज़्यादा +I इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? टर्शियरी में, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है। उससे कम होगा सेकेंडरी में और उससे कम होगा प्राइमरी में। यानी कि दूसरा कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि RNH2 प्राइमरी इससे ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी यानी R2NH, और इससे ज़्यादा होगा R3N यानी कि टर्शियरी के केस में। प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, ये गैसियस फेज में। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपसे। अब बात करते हैं कि अगर एक्वस फेज में है तब क्या होगा। एक्वस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ स्टीयरिक इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट, ये दो और भी एडिशनल फैक्टर होते हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा होगा। और स्टीयरिक इफेक्ट ये उल्टा काम करता है, जितना बल्कि ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो उतना ही दूसरे ग्रुप को अप्रोच करने से जोड़ेगा, उसको अनस्टेबल बनाएगा, यानी कि उसके बेसिक स्ट्रेंथ के वैल्यू को कम कर देगा। अब ये तीनों फैक्टर स्टूडेंट्स को मिला करके पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। अब इसे सिंपल बनाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ उसी को ध्यान में रखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये कब किस फेज में अप्लाई होता है उसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। अगर मान ली कि गैसियस फेज के बारे में बात करना है, गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में सबसे कम होगा अमोनिया का NH3, और पीछे लेकर के चलें तो C6H5NH2 का, इससे ज़्यादा होगा NH3 का, इनसे ज़्यादा होगा प्राइमरी अमाइन का यानी RNH2 का, इनसे ज़्यादा होगा सेकेंडरी अमाइन का यानी R2NH का, और सबसे ज़्यादा होगा R3N का यानी टर्शियरी अमाइन। क्योंकि गैसियस फेज में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट अप्लाई होता है। ये -I इफेक्ट, यहाँ 0 इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब +I ये बढ़ता चला गया। लेकिन एक्वस फेज में हाइड्रेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का, हाइड्रेशन इफेक्ट वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी में बनेगा।
क्योंकि प्राइमरी में अगर स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ आर एन एच एच, ये प्राइमरी हो गया। आर एन आर और एच, ये सेकेंडरी हो गया। आर एन आर आर, ये टर्सरी हो गया। अब यहाँ कर रहा है कि एक्वस मीडियम में सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों काम करता है। अगर इसको देखें हम लोग तो यहाँ दो दो हाइड्रोजन अवेलेबल है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप सिर्फ एक ही लगा हुआ है, सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन पंप कर सकता है। टर्सरी के केस में देखोगे तो 3 अल्काइल ग्रुप है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन एक भी हाइड्रोजन नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। यानी टर्सरी का इंडक्टिव इफेक्ट कम, लेकिन हाइड्रेशन इफेक्ट ज़्यादा। टर्सरी का प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, लेकिन हाइड्रेशन इफेक्ट कम। जबकि सेकेंडरी का दोनों अप्लाई हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा लग रहा है इससे, और इससे ज़्यादा लग रहा है इसका हाइड्रेशन इफेक्ट। तो इन तीनों पार्ट को अगर कंक्लूड करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पर ये आता है कि CH3 होल ट्वाइस NH, यानी सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा होगा, चाहे वो मिथाइल अमाइन हो या फिर इथाइल अमाइन। C2H5 होल ट्वाइस N, दो ही को लेके चलना है, मिथाइल और इथाइल। सेकेंडरी ज़्यादा होगा क्योंकि सेकेंडरी में इंडक्टिव इफेक्ट भी है और हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रेशन इफेक्ट भी है, जो दोनों को बेसिक बना रहा है। लेकिन यहाँ C2H5 है तो इस जगह पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट कर जाता है इसका मतलब इसके बाद टर्सरी आ जाएगा, C2H5 होल थ्राइस N, और इसके बाद आएगा प्राइमरी यानी C2H5 NH2, और इनसे कम हो जाएगा फिर NH3 यानी 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। लेकिन अगर मिथाइल को लेते हैं तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा हाइड्रेशन इफेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंडरी तो रहेगा ही, तो अब टर्सरी में देखो और प्राइमरी में, फिर से मिथाइल के केस में हाइड्रेशन इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। तो कहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, प्राइमरी में या टर्सरी में? प्राइमरी में। तो इसलिए इस जगह पर यहाँ पर इसके बाद में आ जाएगा प्राइमरी यानी CH3 NH2, इसके बाद में फिर आएगा टर्शियरी यानी CH3 होल थ्राइस N, और फिर इसके बाद में आएगा NH3 यानी अमोनिया। सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी, इन तीनों को फिर से मिला लेते हैं। अगर गैसियस फेज कहा जाए, गैसियस फेज, उस कंडीशन में सबसे कम होगा C6H5NH2 का, इससे ज़्यादा होगा NH3 का, इनसे ज़्यादा होगा प्राइमरी का, चाहे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहे, RNH2 का, इनसे ज़्यादा होगा सेकेंडरी का यानी R2NH का, और सबसे ज़्यादा होगा टर्शियरी का यानी R3N का। लेकिन अगर एक्वस फेज रहा, एक्वस फेज, तब उस कंडीशन में देखना है कि जो अल्काइल है वो मिथाइल है या इथाइल है। यानी यहाँ तो C6H5NH2, इसके बाद में आ गया NH3, लेकिन अगर मिथाइल है तो मिथाइल के केस में यहाँ कम होगा टर्शियरी का CH3 होल थ्राइस N, इससे ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी का CH3NH2, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकेंडरी का CH3 होल ट्वाइस। लेकिन अगर इथाइल रहा, ये सीक्वेंस तो वही रहेगा, C6H5NH2, ये NH3, और यहाँ पर बदल जाएगा, इस जगह पर आएगा प्राइमरी यानी C2H5NH2, इनसे ज़्यादा होगा C2H5 होल ट्वाइस प्राइमरी, प्राइमरी के बाद में फिर टर्सरी C2H5 होल थ्राइस N, और सबसे ज़्यादा C2H5 होल ट्वाइस
NH। यानी यहाँ सीक्वेंस क्या आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ सीक्वेंस क्या आ गया, टर्शियरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। और यहाँ सीक्वेंस क्या आ गया, प्राइमरी, टर्शियरी और कई जगह पर कई लोग बताते हैं कि ऐसे याद रखो कि नॉर्मल में गैसियस फेज में 1 2 3, एक्वस में अगर मिथाइल है तो 3 1 2 और इथाइल है तो 1 3, यानी कि यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 2 2, ये दोनों केसेस में। इसी से रिलेटेड बाकी का जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन पहले आप ट्राई करोगे क्वेश्चन बनाने का, उसके बाद में फिर बाकी के वीडियो पर देखोगे कि किस तरीके से बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।